बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक पाकिस्तान और मैं हूं निम्रा इकबाल। सैयद अली हैदर अपनी तबीयत नासाजी की वजह से आज ये प्रोग्राम नहीं कर पा रहे और उनकी जगह मैं ये प्रोग्राम कर रही हूं। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे और आज भी हमारे पास डिफरेंट टॉपिक्स होंगे बात करने के लिए, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इसराइल और गज़ा के हवाले से। इसराइल ने गज़ा पर कब्जे का अपना मकरू मनसूबा मजीद आगे बढ़ा दिया है, ये मौजू हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। इसके साथ साथ बात करेंगे लाहौर में बढ़ते हुए जराइम के हवाले से। लाहौर में ख़वातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम में खौफनाक इजाफा मंजर आम पर आ चुका है, इस पर भी बात करेंगे। और बात करेंगे खेल के मैदान से भी। कप्तान बदल गए लेकिन क्रिकेट टीम की कारकर्दगी ना बदली, ये मौजू भी प्रोग्राम में शामिल होगा। लेकिन पहले बात करेंगे सियासी मंजरनामे से, यानी कि तहरीक इंसाफ की, जो इस वक्त मुखालिफाना बयानात, इल्ज़ामात और तनाज़ात में घिर चुकी है। आपस के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं और सूरत हाल संगीन हो चुकी है। बात करें खैबर पख्तूनख्वा में PTI की अंदरूनी कशमकश उच्च पर पहुंच चुकी है और पार्टी के सीनियर रहनुमा खुलकर एक दूसरे के खिलाफ मैदान में आ चुके हैं। सवाबी जलसे के बाद से PTI अपने बानी को रिहा करवाने के लिए कोई भी बड़ा इवेंट करने में नाकाम है। नून लीग की अगर बात करें तो उनकी जानिब से ये दावा मंजर आम पर आ चुका है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त 8 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। अब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी तस्लीम कर रहे हैं कि पार्टी क़यादत शुरू में अंदरूनी इख्तलाफात पर खामोश रही, जिससे हालात काबू से बाहर हो गए हैं। कहा जा रहा है कि इख्तलाफात में शिद्दत तब से आई है जब से जुनैद अकबर को तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा का सदर बनाया गया। इससे पहले सदारत अली अमीन गंडापुर के पास थी। उन्होंने आतिफ खान को पेशावर रीजन की सदारत से हटा दिया, लेकिन फिर सूबाई क़यादत अली अमीन गंडापुर से लेकर जुनैद अकबर को दी गई तो उन्होंने आतिफ खान को ही दोबारा पेशावर रीजन का सदर नामजद कर दिया। इसके बाद अली अमीन गंडापुर का एक तहलका खेज इंटरव्यू मंजर आम पर आया। उन्होंने अपनी ही जमात के रहनुमाओं यानी आतिफ खान, शहराम तरकई और असद कैसर को साजिशी करार दे दिया। इस बयान के बाद शदीद रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। असद कैसर ने मुतालबा किया है कि अली अमीन गंडापुर के बयान की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। एक्स पर जारी अपने बयान में असद कैसर ने कहा वो वज़ीर आला के बयान का जवाब देने के हक महफूज रखते हैं। इस पर बानी तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ कौम के सामने लाया जाए। गैर ज़रूरी बयानात के ज़रिए पार्टी के अंदरूनी मामलात को हवा देकर बानी की रिहाई के लिए जिदोजहद कमज़ोर नहीं करनी चाहिए। वज़ीर आला को चाहिए कि वो अपनी तमाम तर तवानाइयाँ सूबे में बेहतर गवर्नेंस और अमन व अमान की बहाली पर मरकूज रखें। तहरीक इंसाफ रहनुमा शहराम तरकई ने भी अली अमीन गंडापुर के बयान पर एहतजाज किया है और तहकीकात करने का मुतालबा किया है। मजीद उनकी जानिब से कहा गया ऐसे बयानात से बानी चेयरमैन की तहरीक को नुकसान पहुंचेगा और ये खबरें भी आई थी कि वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और साबिक सूबाई वज़ीर तैमूर सलीम झगड़ा में लफ्जी जंग चल रही है। व्हाट्सएप ग्रुप में बहसो तकरार भी होती रही है, लेकिन फिर पार्टी के अंदर ही सूबे के माली मामलात पर सवालात उठाए गए और पेंशन फंड से 36 अरब रुपए निकाले जाने की बातें भी मंजर आम पर आई हैं। इसी पर तहरीक इंसाफ की एहतसाब कमेटी ने साबिक वज़ीर ख़जाना तैमूर सलीम झगड़ा से वजाहत भी तलब की है और इल्ज़ामात का जवाब भी मांगा है। और अली अमीन गंडापुर का भी तैमूर सलीम झगड़ा के खिलाफ बयान मंजर आम पर आ चुका है, आप भी देखिए। स्पीकर KP असम्बली बाबर सवाती पर भी करप्शन के इल्ज़ामात हैं और खबरें हैं कि उन्हें भी ओहदे से हटाया जा सकता है। ये भी बताया जा रहा है कि बाबर सवाती और आज़म सवाती एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल आ चुके हैं। आखिर तहरीक इंसाफ के इख्तलाफात में इतनी शिद्दत क्यों आई है, पूछेंगे सीनियर पार्टी रहनुमा शौकत यूसुफजई से जो हमारे साथ मौजूद हैं। जी शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका कि आपने हमारे साथ जो है अपना कीमती वक्त शेयर किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा शौकत साहब कि तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा में क्या होने जा रहा है और ये अचानक इतने इख्तलाफात में शिद्दत क्यों आ गई है? ख़त्म भी हो रहे हैं इंशाल्लाह और पार्टी की जो मरकज़ी लीडरशिप है वो भी काफ़ी सरगर्म हो गई है और जो इतने सीनियर लोग हैं वो भी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला जो छोटी मोटी गलतफहमियाँ पैदा हो गई हैं उस पर सर्फ नज़र किया गया, उसके बाद वो बड़ी हो गई हैं इख्तलाफात, और वो इख्तलाफात इंशाल्लाह ताला अभी दूर करने की पूरी कोशिश हो रही है और हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि ये इख्तलाफात किस तरह से दूर किए जा सकते हैं और ये तो बड़े मामलात हैं और अगर बात करें जो बानी चेयरमैन तक जाते हैं, किसी को साजिशी कह देना, टिकट ना देना और बयानबाजी करना और एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाना, तो इन इख्तलाफात को किस तरह से दूर किया जा सकता है? क्या समझते हैं आप, क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनकी बिना पर इख्तलाफात ख़त्म हो सकते हैं?
देखिए वो जहाँ तक सीएम साहब ने जो कहा है वो तो उसका तो मैं कुछ इसलिए नहीं कह सकता हूँ कि ये जो बातें उन्होंने की है वो इमरान खान के हवाले से उन्होंने की है। तो ना तो मुझे इसका इल्म है, ना मैं उसको कन्फर्म कर सकता हूँ। ज़ाहिर है उन्होंने कहा है तो सीएम है। अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि खान साहब ने नहीं कहा होगा, अगर कहा होगा तो सीएम साहब ने कह दिया है। अब मैं तो उसके बारे में अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे से ऐसी कोई बात नहीं हुई है सीएम साहब की, और उन्होंने खुद जाके मीडिया पे कह दिया है। तो डेफ़िनेटली बात हुई होगी इस इमरान खान के साथ। अच्छा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात जो हैं वो पार्टी की आदत में आ चुके हैं, और क्या समझते हैं कि पार्टी की जो दूसरे दीगर अरकान हैं, जैसे कि अगर हम बात करें सलमान अकरम राजा की बात करें, अलीमा खान की बात करें, उनकी जानिब से क्या कोशिशें की जा रही हैं इन इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए, और अगर इख्तलाफात ख़त्म हो रहे हैं तो उनको ख़त्म करने वाले कौन लोग हैं, ज़रा इस पर भी रोशनी डालिएगा। देखिए, बैरिस्टर गौहर साहब जो है वो कल गए हैं, सीएम साहब से उनकी मुलाकात हो गई है, और उन्होंने रिक्वेस्ट की है और कि जी कोई मज़ीद मीडिया के ऊपर ये चीज़ें ना जाएँ, और उन्होंने शायद और जो हमारे पीटीआई के सीनियर लीडर्स हैं उनको भी कहा गया है कि आप मीडिया के ऊपर ना जाएँ। तो शायद अब कोशिशें तो हो रही हैं, हम भी यहाँ लगे हुए हैं जितने सीनियर लोग हैं, हमारी भी यही ख्वाहिश है, कोशिश है कि पार्टी मुत्तहिद रहे, और तो कोशिशें अब कर रहे हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा, क्योंकि वैसे ओवरऑल तो पार्टी पे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको कोई इख्तिलाफ़ात नज़र भी आ रहे हैं या हैं भी, तो तब भी पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि लोग जो है ना, वर्कर्स, वो इमरान खान के साथ अटैच हैं, वो किसी लीडर के साथ नहीं है। तो लिहाजा ये लेकिन बहरहाल फिर भी चूँकि इस वक़्त हम तहरीक में जाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं, तैयारियाँ कर रहे हैं, तो एक ऐसे मौके के ऊपर इस तरह के इख्तिलाफ़ात का आना वो ठीक नहीं है। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि 2-3 खबरें और भी गर्दिश करी हैं, ज़रा इस पर भी क्लैरिटी दीजिएगा आवाम को कि एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनाया जा रहा है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिलाफ, और उन्होंने भी अपने बयान में 2-3 लोगों का नाम लिया है, और आतिफ खान को भी उन्होंने अपने इस बयान में मेंशन किया है कि वो भी वज़ीर आला की सीट के जो है वो हकदार खुद को समझते थे और वो बनना भी चाहते थे, ये भी उन्होंने अपने बयान में कहा है। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, जहाँ तक फॉरवर्ड ब्लॉक का ताल्लुक है तो कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। पार्टी के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक ना है, ना पीटीआई में बन सकता है, क्योंकि उसकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी। फॉरवर्ड ब्लॉक बनने का मकसद ये कि इमरान खान के खिलाफ ग्रुप तश्कील देना, तो कोई भी अफोर्ड नहीं कर सकता है पीटीआई के अंदर कि वो आके फॉरवर्ड ब्लॉक बनाएगा। इस वक्त देखें, चाहे वो पार्टी की सूबाई सदारत का मामला है या सीएमशिप का मामला है, दोनों इमरान खान के नामिनी है, और इसका मतलब है कि खान साहब का अली अमीन पे भी एतमाद है और जुनैद अकबर खान पे भी एतमाद है। अब इन दोनों के खिलाफ कोई भी जाएगा तो इसका मतलब है कि वो इमरान खान के फैसले को मानता नहीं है। तो ये कौन अफोर्ड कर लेगा? मेरा तो नहीं ख्याल है कि कोई अफोर्ड कर ले इसको। लेकिन अब चूंकि जो हमारी सीनियर क़यादत है वो सरगर्म हो गई है, अब बैरिस्टर गौहर साहब निकले हैं वो अपने ऑफिस से और उन्होंने राब्ते शुरू किए हैं, तो हो सकता है इंशाल्लाह 1-2 दिन में अच्छी खबर मिले। अच्छा सर, ये भी बताएगा, अगर हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की बात करें तो इस वक्त जो है इस तरह की बातें भी सुनने में आ रही हैं कि वो जो है एस्टैब्लिशमेंट के साथ जाकर खड़े हो गए और बिल्कुल मुखालिफ सिमत हैं, जबकि दीगर पार्टी की जो क़यादत है वो एहतजाज कर रही है और अपने बानी को रिहा कराने के लिए ऐसे इवेंट्स किए जा रहे हैं और ऐसे जलसे भी किए गए हैं कि बानी की रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। और दूसरी तरफ अगर बात करें हम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की, तो उन्होंने जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करने शुरू कर दिए। ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं और उनके लिए जो है वो जेल के दरवाजे भी खोले गए, जबकि दूसरी तरफ सलमान अकरम राजा और अलीमा खान को भी बानी से मुलाकात की इजाजत नहीं मिल सकी। इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, ये तो ऐसी बात है, ये तो सिर्फ कुछ हुकूमत की तरफ से भी कुछ शोशे प्रोपेगेंडे हो रहे हैं। अब देखें, हुकूमत अगर इजाज़त नहीं देती है उनको, तो इसमें अली अमीन का क्या कसूर है या किसी और का क्या कसूर है? और जो पहले आपने बात की कि जी वो एक दूसरे के ख़िलाफ़, तो मैं आपको बताऊं, देखें, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जुनैद अकबर और अली अमीन दोनों इमरान खान के नामिनी हैं, और दोनों के दरमियान बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप होगी तो पार्टी को भी फ़ायदा होगा। और आपने कहा कि अली अमीन ने कोई और बात नहीं की है, तो देखें, ये ओहदे अलग ही इसलिए किए गए हैं कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपने हुकूमत के ऊपर फोकस करे,
जो सूबे के मामलात है उस पर फोकस करे और जुनैद अकबर जो है वो पार्टी के अमूर पर फोकस करे। लेकिन अगर पार्टी की तरफ से किसी किस्म की भी तहरीक का ऐलान होता है तो ये नहीं हो सकता कि अली अमीन गंडापुर साहब उसकी मुखालफत कर देंगे। हाँ, ये कि खुद अली अमीन गंडापुर साहब जो है वो किसी तहरीक का ऐलान नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो अपने सूबे के मामलात के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि सूबे के मामलात बढ़ते जा रहे हैं। आप देखें, हमारे जो NFC अवार्ड, नया NFC अब नहीं आ रहा है, काफ़ी अरसे से पेंडिंग है और हुकूमत ने कहा हम अप्रैल में कर रहे हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि ये अप्रैल में कर ले। इसी तरह जो मुश्तरका मुफादात कौंसिल CCI की मीटिंग है वो भी नहीं बुलाई जा रही, जिसकी वजह से आप देखें कि सिंध के लोग जो है, स्पेशली जो पीपल्स पार्टी हुकूमत में बैठी हुई है, लेकिन उनके कितने खदशात हैं इस वक्त। फिर हमारा फाटा जो है वो मर्ज हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, कोई 55 लाख के करीब आबादी जो है हमारे सूबे में इजाफा हुआ है, लेकिन NFC में उनको कुछ नहीं मिल रहा। तो सूबे के इश्यूज बहुत हैं। फिर दहशतगर्दी के हवाले से काफ़ी तशवीश है, उस पर वफाकी हुकूमत जो है उस पर सूबे के साथ मिलकर बात करे। तो अली अमीन गंडापुर साहब ने उन मुश्किलात का जिक्र किया है और साथ साथ उसका हल भी बताया है। और उसके अलावा जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट से बात करने की बात है, तो वो तो खान साहब ने कहा है कि इससे बात हो सकती है। पार्टी के लीडरशिप की तरफ से इजाज़त है कि इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि वाहिद इस्टेब्लिशमेंट है जिनके पास इख्तियार है, कोई भी फैसला हुआ तो इख्तियार उनके पास है। वो दूसरी तरफ हुकूमत है, उनके साथ आप बात करें, उनसे आप कहें कि जी हमारा वफद जा रहा है वाडियाला जेल मिलने, तो वो नहीं मिला सकते। तो इतना इख्तियार तो उनके पास है नहीं, तो आगे जाके उनसे क्या करेंगे हम। हमारे साथ मौजूद थे शौकत यूसुफ सईद, जो हमें बता रहे थे PTI की क़यादत जो है वो इस वक्त सियासी धड़ों में तकसीम हो चुकी है, लेकिन पार्टी को स्ट्रेंथन करने के लिए सबको एक पेज पर आना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है ब्रेक का, वापस आएंगे और बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल के बारे में। प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गज़ा की सूरत हाल से मुतालिक। दुनिया में जहां ज़मीन खून से सुर्ख हो और आसमान से आग बरस रही हो, जहां बच्चों की करबनाक चीखें कोहराम मचा रही हों और माएँ मासूम लाशें उठाए इंसाफ को तरस रही हों, तो समझ लीजिए ये गज़ा है। लहूलहान गज़ा, जहां हर गुजरता लम्हा, हर तड़पता हुआ लाशा उम्मत मुसलमा के मुर्दा ज़मीर पर एक सवालिया निशान छोड़ रहा है। इसी गज़ा से अब फ़लस्तीन की वजारत सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मुनीर अल-बर्श ने खून के आंसू रोता पैगाम भेजा है कि गज़ा आखिरी सांसें ले रहा है। एन इसी तरह का ज़मीर झंझोड़ता नोहा, जो गज़ा जंग के शुरू में एक फ़लस्तीनी बच्चे ने भी कहा था, कहाँ है मुसलमान, कहाँ है अरब। उम्मत मुसलमा की बेहिसी के बायस इसराइल गज़ा का नामो निशान मिटाने पर तुल गया है। खबरों के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने गज़ा में सिक्योरिटी जोन को तोसी दे दी है और शहर के बड़े इलाके पर कब्जा करके रफ़ा और खान यूनिस को जुदा करके मोराज कॉरिडोर के नाम दे दिया है, जबकि नेतन्याहू दीदा दिलेरी से हमास को हथियार डालने और गज़ा छोड़ने की तजवीज़ें भी देने लगे हैं। यही नहीं, इसराइल 18 मार्च को जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद दरिंदों की तरह बचे कुचे गज़ा को लूटने पर मजबूर है और टूट पड़ा है उस पर बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर अंधाधुंध बम बरसा रहा है, जबकि तालीमी इदारों और तिबी मराकज़ को खून में नहला रहा है। एदाद-ओ-शुमार की बात करें तो उसके मुताबिक इसराइली फ़ौज ने 3 दिनों में ऐसे खूनखार हमलों में 250 के करीब फ़लस्तीनियों को मौत के घाट उतारा है। 18 मार्च के बाद गज़ा में अब तक 1160 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जबकि सिर्फ 10 दिनों में 322 बच्चे जामे शहादत नोश कर गए हैं। फ़लस्तीनी बच्चों के हवाले से दादो-शुमार बड़े लर्ज़ाखेज़ हैं। फ़लस्तीन के सेंट्रल ब्यूरो स्टेट्स के मुताबिक 18 महीने की गज़ा जंग में इसराइली हमलों में कम से कम 17,954 बच्चे शहीद हुए हैं, जिनमें 274 नौमौलूद और 1 साल से कम उम्र के 876 बच्चे भी शामिल हैं। रिपोर्ट की अगर बात करें तो पनाह गुज़ीन खैमों में 17 बच्चे यकबस्ता सर्दी में ठिठर कर शहीद हुए, जबकि 52 बच्चे ग़ज़ाई किल्लत के बायस जान से चले गए हैं। कतरी नशरियाती इदारे अल जज़ीरा ने फ़लस्तीनी यौम इत्तफ़ाल के मौके पर अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि गज़ा को जदीद तारीख के हद से बड़े यतीम बच्चों के बहरान का सामना है और गज़ा में 39,384 बच्चों ने अपने वालिदैन में एक या दोनों को खो दिया है। फ़लस्तीनी सेंट्रल ब्यूरो स्टेट्स के मुताबिक ये भी खबरदार किया गया है कि 60,000 बच्चे शदीद ग़ज़ाई किल्लत और आने वाले कहत की वजह से मौत के ख़तरे से दो चार हो चुके हैं। ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी बताया जा रहा है कि ये बच्चे अलमनाक हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जिनमें से बहुत से शिकस्ता खैमों या तबाहशुदा घरों में पनाह लेने पर मजबूर हैं, जहाँ उन्हें कोई समाजी निगहदाश्त और नफ्सियाती मदद हासिल नहीं है। इसराइल ने 534 दिनों में गज़ा को खंडरात में बदल कर रख दिया है और नस्ल कशी के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं।
فلسطینی ماؤں نے جھولیاں پھیلا کر دیکھ لیا ہے، فلسطینی بچوں نے دہائیاں دے کر دیکھ لیا ہے، لیکن عرب سے عجم تک کسی مسلمان ملک کا ضمیر نہیں جاگا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اب واقعی غزہ چراغ آخر شب میں ڈھل چکا ہے اور کسی وقت بھی بجھ جانے کو ہے؟ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں فلسطینی صحافی جلال الفرا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کے لیے۔ اور سب سے پہلے تو یہ ایک تشویشناک صورتحال ہے غزہ کی، اس پر بات کریں گے آپ سے۔ یہ بتائیے کہ ابھی غزہ کی کرنٹ سچویشن کیا ہے، کیا صورتحال ہے، لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے سروائیو کریں وہاں پر؟ جی بہت شکریہ محترمہ۔ غزہ کے صورتحال اس وقت بیان کرنے کے لیے میرے خیال میں الفاظ کم پڑ گئے۔ ڈکشنری، چاہے اردو ڈکشنری ہو یا انگلش ہو یا عربی ہو، اس میں الفاظ اب بچا ہی نہیں ہیں۔ غزہ کی جو صورتحال تقریباً 18 رمضان سے میں بات کروں گا، 18 رمضان سے لے کر اب تک وہ اتنی خطرناک ہے کہ 471 دن جو پہلے تھے اس سے بڑھ کر خطرناک صورتحال ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے جو وعدہ کیا تھا کہ میں مڈل ایسٹ کو جہنم بنا دوں گا، تو حقیقت میں انہوں نے غزہ کو جہنم بنا تو دیا ہے۔ اس وقت صورتحال غزہ کے اندر شاید کوئی مسلمان اگر ہوتا ہے دنیا میں تو، یا کوئی مسلمان حکمران یا کوئی مسلمان عوام ہوتا ہے تو یہاں تک حالات نہ پہنچتی۔ غزہ کے اندر ہر 1 منٹ کے بعد شہادتیں ہو رہی ہیں۔ غزہ کے بچوں کو جلایا جا رہا ہے، غزہ کے بچوں کو ملبوں کے نیچے سے 3-4 ٹکڑوں میں نکالا جا رہا ہے۔ غزہ کے اوپر اندھا دھند بمباری کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے عوام کے اوپر بھوک پیاس کا الگ جنگ مسلط کیا جا رہا ہے۔ غزہ کے زمین، غزہ کی جو مٹی ہے اس وقت آپ کو نظر نہیں آئیں گے، آپ کو صرف خون خون نظر آئے گا۔ مٹی کی جو کلر ہے وہ چھپ چکا ہے، وہ چھپ گیا خون کے نیچے۔ میرے محترمہ بہن، میں غزہ کے حالات کو بیان کرنے کے لیے یقین کریں میرے پاس اب کوئی الفاظ نہیں رہا۔ اور حتیٰ کہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں نے تو نیوز چینلز میں جانے سے بالکل پرہیز کرتا ہوں، اب پرہیز کرنے لگا ہوں، ورنہ بس میں آپ کے اسی چینل میں اس لیے حاضر ہوں کہ سید علی حیدر صاحب اور ایک نیوز کے لیے میرے دل میں ایک خاص مقام ہے، جس کی وجہ سے میں آپ کی دعوت قبول میں نے کی۔ اچھا جلال صاحب یہ بھی بتائیے گا، وزارت صحت کے ڈائریکٹر جو ہیں ان کی جانب سے ایک آنسو روتا پیغام بھی جو ہے وہ گردش کر رہا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ غزہ جو ہے وہ آخری سانسیں لے رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں کہ غزہ واقعی ہاتھوں سے نکل گیا ہے؟ دیکھیں شاید میں نے آپ کی آواز صحیح طرح نہیں سنی۔ دیکھیے غزہ میں کچھ بچا نہیں ہے محترمہ، اور اگر کوئی کہے کہ اس وقت حماس یا وہاں بھی جو جنگجو ہیں ان کے پاس بھی ابھی کوئی پاور رہی یا کوئی طاقت رہی ہے تو بالکل غلط ہے۔ ابھی آپ دیکھیں 20 دن سے وہاں پر جنگجو کی طرف سے بند ہو گیا۔ میرے خیال میں ابھی جنگجو کے پاس پہ اتنے کوئی وسائل بھی نہیں ہے، جنگجو کی جو طاقت ہے اب وہ بھی ختم ہوئی ہے۔ ظاہر ہے بس اللہ کے اسرا ہے، اور مسلمان امہ یعنی امت مسلمہ کی طرف غزہ کے عوام کے نظریں ہیں، لیکن امت مسلمہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہی ہے۔ امت مسلمہ کو پتہ نہیں اور ان کو کیا چاہیے مزید جو تاکہ وہ جاگے کچھ کرے۔ امت مسلمہ مجھے سمجھ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ کے اس عظیم اس معزز چینل کی توسط سے، عالم اسلام کیوں اس طرح نہیں کرتا ہے کہ ہر ایک ملک سے یہ تجویز میں بھی دے رہا ہوں، مجھ سے پہلے بھی لوگوں نے دیے، ایک چھوٹا سا تجویز میں دیتا ہوں، ایک سجست دیتا ہوں، میں نے بھی دیے اور دوسروں نے بھی دیے۔ 57 مسلم ملک، اگر ہر ایک ملک سے ایک نمائندہ ہوتا ہے یعنی 57 شخص، اگر وہ اس وقت غزہ کی بارڈر تک جاتے ہیں اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے پانی بچانے کے لیے اور خوراک، ان کو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا۔ کیا اسرائیل ان کو ماریں گے کیا؟ لیکن اس کام کے لیے ہمت اور جرت ہونی چاہیے، اس کام کے لیے ایمان ہونی چاہیے، جو ہماری امت مسلمہ کے اندر ہے ہی نہیں ہے، نہ جرت ہے اور نہ ہی ایمان ہے۔ اور میں آج آپ کو بتا دوں، خدا رسول اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ وہ الفاظ ہے جو میری بھی ہے اور میری عوام کی بھی ہے۔ یہی عالم اسلام، یہ امت مسلمہ، ہماری غزہ کے عوام، غزہ کے بچے ان کو قیامت دن تک معاف نہیں کریں گے، معاف نہیں کریں گے۔
میری عوام میری بچے ان کو معاف نہیں کریں گے محترمہ۔ اچھا جلال صاحب یہ بھی بتائے گا جو ہے غزہ میں ایک نیا سیکیورٹی زون جو ہے وہ بھی دیکھنے میں نظر آ رہا ہے، اور کیا یہ نشاندہی کرتا ہے اسرائیل کے قبضے کی؟ میں آپ کے ساتھ سمجھا نہیں، آپ کی آواز کرتے ہیں جلال صاحب آپ سن پا رہے ہیں؟ نہیں جی، آپ کی آواز کٹ رہا ہے۔ جلال صاحب آپ سن پا رہے ہیں ہمیں؟ جی جی بولیے۔ جی ایک نیا سیکیورٹی زون جو ہے وہ بھی غزہ میں دیکھنے میں آ رہا ہے، کیا یہ نشاندہی کرتا ہے اسرائیل کے قبضے کی؟ اس سے آپ کی آواز کٹ رہی محترمہ، آپ آہستہ بولے تاکہ میں ہو سکتا میں سن سکوں، آپ آہستہ بولیے گا۔ جی میں آپ سے یہ پوچھ رہی تھی کہ ایک نیا سیکیورٹی زون جو ہے وہ بھی غزہ میں دیکھنے میں آ رہا ہے، کیا یہ نشاندہی کرتا ہے اسرائیل کے قبضے کی؟ غزہ میں کیا دیکھنے میں آتا ہے؟ سیکیورٹی زون۔ آواز نہیں آ رہی ہے جی، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی بولیے آپ دوبارہ۔ جی غزہ میں ایک نیا سیکیورٹی زون جو ہے وہ بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کے قبضے کی نشاندہی کر رہا ہے؟ کس کو نشاندہی کر رہے ہیں؟ آپ کیا بیچ میں بات کٹی تھی آپ کی، کیا کس کو نشاندہی کر رہے ہیں؟ جلال صاحب سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے، کسی تکنیکی مسئلے کی وجہ سے ہماری آواز ان تک نہیں پہنچ پا رہی، واپس آئیں گے اس بریک کے بعد۔ بریک پر جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ہم غزہ کی صورتحال سے متعلق، اور ہمارے ساتھ موجود تھے فلسطینی صحافی جلال الفرا، ایک بار پھر سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جلال صاحب یہ بتائیے گا، ہم غزہ کی صورتحال کے بارے میں بات کر رہے تھے، اور اب ایک نیا سیکیورٹی زون جو ہے وہ غزہ میں دیکھنے میں آیا ہے، کیا یہ اس چیز کی نشاندہی کر رہا ہے کہ غزہ پر جو ہے وہ اسرائیل نے قبضہ کر لیا، اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی جانب سے بھی جو ہے وہ حماس چھوڑنے کا کہا جا رہا ہے، اس چیز کی پیشکش کی جا رہی ہے، غزہ چھوڑنے کی جو ہے حماس کو پیشکش کی جا رہی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں سب سے پہلے بات تو میں آپ کو بتا دوں، غزہ کے اندر سیف زون کوئی جگہ نہیں ہے، ایک بھی انچ غزہ کے اندر سیف زون نہیں ہے۔ جس علاقوں کو سیف زون ڈکلیئر کیا گیا ہے اسی علاقہ میں سب سے زیادہ شہادتیں سیف زون کے علاقوں میں ہوئی ہیں۔ آپ اگر دیکھیں گے تو جہاں خیمے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں، سیف زون علاقہ جس کو کہا جاتا ہے، وہ ان خیموں کو لوگ عوام سمیت ان کو جلایا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر اگر یہ کہوں کہ غزہ میں کوئی ایک انچ سیف زون ہے تو بالکل یہ غلط ہے۔ پورا غزہ بالکل اسرائیل کے اندر اٹیک ہے، یعنی اسرائیل کی بمباری کی زد میں ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اس وقت میں آپ کو تھوڑا سا ایک بات بتا دوں، اسرائیل کا اس وقت جو اہداف ہے، جو بقول ان کا اہداف یہی ہے کہ حماس اپنا اختیار ڈال دے اور حماس ملک چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اول تو حماس اس وقت، حماس کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی مزاحمت تو ہے ہی نہیں، یہ 20 دن سے حماس نے کوئی مزاحمت نہیں کی ہے۔ حماس ابھی جو آپ جن لوگوں کو آپ مار رہے ہیں، جو اسرائیل جن فلسطینیوں کو مار رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ نہتے لوگ ہیں، وہ معصوم لوگ ہیں، اپنے گھروں یا اپنے خیموں میں جو بیٹھے ہوئے نا، یا جو اپنے گھر کے ملبہ کے اندر، ملبہ کے اوپر انہوں نے اپنا خیمہ بنا کر بیٹھے، ان کو مارا جا رہا ہے نا، ان کو جلایا جا رہا ہے۔ حماس کی طرف سے بالکل اس وقت اگر کوئی کہے نا کہ کوئی مزاحمت ہے تو بالکل نہیں ہے، مزاحمت بالکل ہے ہی نہیں۔ 18 رمضان سے لے کر اب تک کہ ہم نے تو کوئی ایسا مزاحمت دیکھی نہیں ہے۔ دیکھیے محترمہ، میں آپ کو اور آپ کے نظروں کو ایک بات بتا دوں، اسرائیل کی اس وقت یہ کوشش ہے کہ غزہ کو کسی نہ کسی صورت میں غزہ کو خالی کرنے کی۔ اسرائیل کی پوری کوشش ہے کہ غزہ کے عوام کو بے دخل کرنے، جبری بے دخل کرنے کا ارادہ، ان کا ارادہ یہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے جو تجویز ہے، جو پلاننگ ہے، وہ میرے خیال میں اسرائیل اس پلاننگ کو تکمیل کرنے کے لیے ان کا پورا کوشش ہے کہ غزہ کے عوام اتنا تنگ ہو جائے، ان کے اوپر اتنے عذاب ہو۔ اس سے زیادہ تو میرے خیال میں تو عذاب ہے بھی نہیں ہے، اس سے بڑھ کر عذاب ہوتا ہی نہیں ہے جتنا اس وقت میری عوام کے اوپر، میری قوم کے اوپر عذاب ہے۔ بس وہ یہی ہے، ان کی کوشش یہ ہے کہ غزہ کے عوام یہاں سے چلی جائیں،
चोर की जाए, मिस्र की तरफ जाएं या कहीं और की तरफ हमारे जाएं। साथ मौजूद बाकी थे गज़ा को फ़लस्तीनी खाली करना सहाफ़ी चाहते हैं। जलालुल फरा साहब, जो हमारे साथ गज़ा की सूरत हाल की बात कर रहे थे और हमारे साथ करंट सिचुएशन जो है गज़ा की वो शेयर कर रहे थे। और उनका कहना था कि सिर्फ ये कहना कि वी स्टैंड फॉर गज़ा या वी सपोर्ट गज़ा काफ़ी नहीं होगा, बल्कि प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर भी हमें कुछ ना कुछ मुस्लिम ममालिक को इसके लिए इक़दाम करने चाहिए। और गज़ा की सूरत हाल पर मज़ीद बात करते रहेंगे अपने प्रोग्राम में, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। प्रोग्राम में बात करेंगे खेल के मैदान से और आपको बताएंगे कि एक साल में 3 कप्तान बदल डाले, बोर्ड में अखाड़ पछाड़ करके भी देख लिया, स्टेडियम्स का रंगो रोगन भी करके देख लिया, लेकिन बदल ना सकी तो शाहीनों की कारकर्दगी। माइनर और मेजर सर्जरीज के बावजूद कौमी टीम आज भी 20 बरस कबल के मकाम पर खड़ी है। और ये वो टीम है जिसने ऊपर नीचे आईसीसी के 3 बड़े इवेंट्स में पहले ही राउंड पर घर जाकर तमाम रिकॉर्ड कायम कर दिए हैं। अब नए कप्तान को न्यूजीलैंड यात्रा पर भेजा गया, मगर हुआ वही जिसका यकीन था, यानी उल्टी हुई सब तदबीरें कुछ ना दवा ने काम किया। आज माउंट बंगोई की बारिश में शाहीनों को वाइट वॉश से ना बचा सकी। एक बार फिर शाहीनों ने रिवायती खेल का मुजाहरा किया, ना जीत की लगन ना वाइट वॉश के दाग धोने का ख्याल। शाहीन आए, ग्राउंड का नज़ारा किया और चलते बने। बाबर आजम से लेकर आकिफ जावेद तक कोई भी खिलाड़ी इतनी देर तक ना टिक सका कि 265 रन का हदफ अबूर किया जा सकता। यूं 40वें ओवर्स में 221 रन बनाकर शाहीन वाइट वॉश का दाग सीने पर सजाए पवेलियन लौट गए। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट तज्जियाकार शाहिद हाशमी। सर, शुक्रिया आपके टाइम का, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये बताइएगा, ओवरऑल अगर हम पिछले मैचेस की बात करें तो शाहीनों की जो कारकर्दगी है वो काफ़ी मायूस कुन रही है। क्या समझते हैं कि हमारी कौमी टीम जो है वो कहाँ पर लैग कर रही है कि इतनी ज़्यादा बुरी परफॉर्मेंस दी उन्होंने? देखिए, सारे शोबों में ही लैग कर रही है। जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट खेली जाती है, पाकिस्तान की टीम ने इस दौरे पे बिल्कुल भी नहीं खेली। लेकिन इन सब चीज़ों का अहाता करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, बिठाकर सबको बात करनी चाहिए कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हो रही हैं। तीनों फॉर्मेट में तीनों जो डिसिप्लिन होते हैं गेम की, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग और चौथा फिटनेस, इन सब में पाकिस्तान की टीम दूसरी बैनुल-अक़वामी टीमों से बड़ा पीछे नज़र आ रही है। लेकिन अभी 6-7 महीने पहले की बात है, नवंबर में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके हराया। 22 साल बाद हम कोई सीरीज जीते थे। फिर जनूबी अफ्रीका में हम 3-0 जीते। जनूबी अफ्रीका को किसी भी टीम ने आज तक उनकी तारीख में वनडे सीरीज में 3-0 नहीं वाइट वॉश किया था, हमने किया। लेकिन अचानक 6 महीने में क्या चीज़ें ऐसी हो गई जिसकी वजह से सारी जो अच्छी कारकर्दगी थी बिल्कुल पीछे चली गई। हम चैंपियंस ट्रॉफी में कोई भी मैच नहीं जीत सके। ट्राई सीरीज में उससे पहले हमने एक ही मैच जीता। न्यूजीलैंड में हम 5 में से 4 T20 हार गए, 3 के तीनों वनडे हार गए। तो इसका अहाता करना ज़रूरी है। पाकिस्तान की टीम इंटरनेशनल टीमों से बहुत पीछे चल रही है, खेल के स्टाइल में भी, रैंकिंग में भी, और इसकी अकाउंटेबिलिटी प्रॉपर करनी चाहिए मोहसिन नकवी साहब को। ना उन्होंने जो वादा किया था कि सर्जरी करेंगे वो किया, ना मेजर ना माइनर, कुछ भी नहीं किया। अब उन्हें इसका प्रॉपरली अहाता करना चाहिए कि एक टीम जो 6 महीने पहले इतनी अच्छी लग रही थी, उसने ऑस्ट्रेलिया को हराया, जनूबी अफ्रीका को हराया, वो कैसे इतनी पीछे चली गई। अच्छा, ये भी बताएगा शाहिद साहब, क्या समझते हैं कि टीम में कुछ ऐसे बेहतर ऑप्शंस होने चाहिए थे, ऐसे चेंजेस होने चाहिए थे कि जिसकी वजह से हम बेहतर परफॉर्म कर सकते? देखिए, आपके 2 प्लेयर तो जो वाइट बॉल के टॉप क्लास प्लेयर हैं, फ़खर जमान और साइम अयूब, वो इस टीम में शामिल नहीं थे। दोनों इंजर्ड थे। वो जब वापस आएंगे उनको आपको टीम में शामिल करना पड़ेगा। आपको फैसला करना पड़ेगा कि आया बाबर आजम और रिजवान आपकी T20 प्लानिंग का हिस्सा है या नहीं है। मेरे हिसाब से और बहुत दूसरे मेरी तरह के लोगों के हिसाब से वो दोनों पाकिस्तान टीम की प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि आप जिस स्टाइल से T20 क्रिकेट खेलते हैं वो बहुत पुराना स्टाइल है। आपको नए स्टाइल से 140-150 के स्ट्राइक रेट से खेलना पड़ेगा, और वो केपेबल है, खेल सकते हैं। जब उनको एक दफ़ा बता दिया जाएगा कि अगर आप ऐसा नहीं खेलेंगे तो आप हमारी प्लानिंग का हिस्सा नहीं होंगे, तो ये चीज़ें करनी पड़ेंगी। सिलेक्शन प्रॉपर करना पड़ेगा। पूरी दुनिया चिल्लाती रही कि चैंपियंस ट्रॉफी में एक रेगुलर ओपनर, एक और स्पिनर रखना चाहिए, लेकिन क्यों सिलेक्शन कमेटी ने, टीम मैनेजमेंट ने नहीं रखा? कौन लोग हैं वो, उनका हाथा होना चाहिए। मोहसिन नकवी को भी पता है, उन्होंने खुद भी कहा एक दफ़ा मीडिया टॉक में कि अगर रिव्यू हो सकता है तो रिव्यू करना चाहिए। तो क्यों नहीं रिव्यू हुआ? तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, इसलिए कि फरवरी ज़्यादा दूर नहीं है। फरवरी मार्च में T20 वर्ल्ड कप होगा, उसकी हमें अलग प्लानिंग करनी है। 2027 के ODI वर्ल्ड कप की हमें अलग प्लानिंग करनी है। और फिर टेस्ट मैचों की चौथी साइकिल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरू हो रही है। एक साइकिल में हम 5 नंबर पे थे, एक साइकिल में हम 7 नंबर पे थे, और पिछली ने तो बेड़ा गर्क की कर दी, हमारा हम 9वें और आखिरी नंबर पे थे। तो वाइट बॉल की और रेड बॉल की अलग अलग प्लानिंग करनी पड़ेगी।
سلیکٹرز کی جانب سے جو ہے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ جو کیا گیا، اس کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے جتنی بھی خراب پرفارمنس کی گئی ہے قومی ٹیم کی جانب سے. تو کیا ابھی بھی جو سلیکٹرز ہیں یا پی سی بی کی بات کریں وہ سفارشی کھلاڑیوں کو ہی ٹیم میں جگہ دیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک آدھ کھلاڑی اوپر نیچے ہو جاتا ہے، جیسے خوشدل شاہ اور فہیم اشرف کی اوپر کافی تنقید ہوئی کہ ان کو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کے اوپر لے لیا گیا. فہیم اشرف کی ایک پرانی تصویر بھی میڈیا پر وائرل ہوتی رہی، سوشل میڈیا پر، کہ وہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے مل رہے ہیں اور ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں. تو بہت پرانی تصویر تھی، لیکن ان دونوں نے اپنے سلیکشن کو درست ثابت کیا. خوشدل نے چیمپئنز ٹرافی میں بھی بڑی اچھی کارکردگی دکھائی، نیوزی لینڈ میں بھی ایک آدھ وہ اچھی اننگز کھیل لیتے تو ان کا جو سلیکشن تھا وہ جسٹیفائی ہو جاتا. فہیم اشرف نے دوسرے ون ڈے میں بہت زبردست اننگز کھیلی. وہ کیپیبل ہیں، خوشدل شاہ بھی کیپیبل ہیں. ہمارے پلیئر اچھے ہیں، لیکن ان کو بتانا پڑے گا کہ آپ. اچھا شاہد صاحب یہ بتائے گا، بڑے ایونٹس تو بہت دور کی بات ہے، اگر ہم سیریز کی بات کریں تو اس میں بھی بڑی خراب پرفارمنس رہی ہے، کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں، سیریز کی تو بری کارکردگی بہت پرانی عرصے سے چل رہی آ رہی ہے. 2018 میں بھی ہم 5 ون ڈے کھیلے تھے نیوزی لینڈ میں، 5 ہارے تھے. 2015 میں 2 ون ڈے کھیلے تھے، دونوں ہارے تھے. 2016 میں 3 ون ڈے کھیلے تھے، ایک بارش کی نظر ہوا، دونوں ہار گئے. تو ہم 2011 کے بعد سے تو نیوزی لینڈ میں ون ڈے سیریز جیتا ہی نہیں ہے. تو کافی پرانے مسئلے چل رہے ہیں، ان کو سب کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا. اگر پاکستان کی کرکٹ اسی طرح زبوں حالی کا شکار ہوتی رہی تو ہماری فنڈنگ میں آئی سی سی کمی کر دے گی. دوسرے ملک جو ہم سے اوپر چلے گئے وہ مطالبہ کریں گے کہ ہماری فنڈنگ زیادہ ہونی چاہیے. تو ہمیں کرکٹ کی زبوں حالی کو فوراً ایڈریس کرنا چاہیے اور لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں پلاننگ کرنی چاہیے، ورنہ ہماری کرکٹ پھر کبھی اٹھ نہیں پائے گی. اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ فزیکل ٹریننگ میں کہاں جو ہے وہ کمی آ گئی ہے، یا کوئی ایسی ٹیکنیکس جو ہیں اس میں کمی ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ مسلسل جو ہے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے ان کو؟ دیکھیں، 4 اسپیکٹ ہوتے ہیں کسی بھی اسپورٹس میں. ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل، اس میں ہم لوگ پیچھے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹیکٹیکل، جو یعنی گراؤنڈ پہ آپ اپنے ٹیکٹکس سلیکشن میں اپنے ٹیکٹکس دکھاتے ہیں، اس میں بھی ہم پیچھے ہیں. ایک ہوتا ہے فزیکل یعنی فٹنس، اس میں بھی ہم پیچھے ہیں. ہمارے پلیئر آئے دن انجرڈ ہوتے رہتے ہیں، ولنریبل ہوتے ہیں فٹنس میں. اور آخری جو ہوتا ہے وہ مینٹل ہوتا ہے. مینٹل بھی ہم نہ ہمیں گیم اویئرنیس ہے، نہ ہمیں مینٹل پتہ ہوتا ہے. ایک پلیئر آؤٹ ہوتا ہے ایک اوور میں، اسی اوور میں دوسرا پلیئر بھی آؤٹ ہو جاتا ہے. جب ایک بیٹسمین آؤٹ ہو گیا تو آپ کے اوپر ذمہ داری آ گئی، آپ کو اپنی وکٹ بچانی ہے. تو ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرنا پڑے گا. 4 اسپیکٹ ہیں، ان 4 اسپیکٹس میں ہم دنیا کی ٹیموں سے پیچھے ہیں. اگر ہم ان کو جلدی ایڈریس نہیں کریں گے تو ہماری کرکٹ اور بھی نیچے جائے گی. ہمارے ساتھ موجود تھے شاہد ہاشمی، سینئر سپورٹ تجزیہ کار تھے، اور ہم سے بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ قومی ٹیم کی پرفارمنس رہی ہے اوور آل میچز کی اگر بات کریں، اور کس طرح سے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے. اور ہم نے اپنے پروگرام میں ان تمام سیگمنٹس پر بات کی، جس میں ہم نے کھیل کے میدان سے بھی خبر شامل کی، غزہ کی صورتحال پر بھی بات کی، اور سیاسی منظرنامے پر بھی جو ہے اس پر بھی آپ کو اپڈیٹ کیا. تو آج کے پروگرام سے فی الوقت اتنا ہی، اور دیکھتے رہیے ایک نیوز.